हेलो स्टूडेंट्स, हर घर पाठशाला कार्यक्रम के तहत आयोजित की गई +2 अकाउंटेंसी की इस क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं डिवेंचर्स के बारे में, जिसे ऋण पत्र कहा जाता है। ये जो ऋण पत्र होते हैं वास्तव में ये एक कागज का टुकड़ा है जिसके द्वारा कंपनी ये प्रमाणित करती है कि हमने इन व्यक्तियों से इतनी मात्रा में ऋण लिया है। कुल मिला के जैसा कि आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि एक कंपनी जो है अंश बेचकर पैसा इकट्ठा करती है, पूंजी इकट्ठा करती है, और जो कंपनी की अथॉराइज्ड कैपिटल होती है जिसे हिंदी में प्राधिकृत पूंजी कहा जाता है, उससे ज्यादा मात्रा में अंश बेचकर पैसा इकट्ठा नहीं किया जा सकता है। अब यदि कंपनी को फिर भी पैसे की, धन की आवश्यकता है तो उसके पास यह विकल्प पैदा हो जाता है कि वो ऋण पत्र बेचकर जो है वो पैसा इकट्ठा कर सकती है। कुल मिला के अगर हमें यानी कंपनी को फिर भी अंश बेचने के पश्चात भी अगर हमारी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हुई है तो कंपनी के पास एक विकल्प यह भी बचता है कि वो ऋण पत्र जारी कर सकती है। तो ये जनता से ऋण ले सकती है ऋण पत्र जारी करके, और ये जो ऋण पत्र जारी करके जो धन इकट्ठा किया जाता है वो ऋण पूंजी कहलाती है। दिस इज नोन एज डिवेंचर कैपिटल, इसको हम कहते हैं। कुल मिला के ये जो डिवेंचर है ये वास्तव में लिए गए ऋण का एक प्रमाण है जो ये प्रमाणित करता है कि कंपनी ने ऋण लिया है। इंग्लिश में हम इसे कह सकते हैं इट इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट, यानी ये कंपनी के द्वारा जो लिए गए ऋण की एक रसीद है, एक प्रमाण है जो ये प्रमाणित करता है कि हमने या अर्थात कंपनी ने एक ऋण लिया है और उस ऋण की क्या क्या शर्तें हैं, अर्थात उसके ऊपर कितना ब्याज दिया जाना है और साथ में उसकी अवधि कितनी है। कुल मिला के ये जो है जो ऋण पत्र होता है उसके ऊपर कंपनी के द्वारा लिए गए ऋण की सारी शर्तों का वर्णन भी किया जाता है। मैं आपको यहां जोड़ना चाहूंगा कि जो पैसा हम ऋण पत्र बेचकर इकट्ठा करते हैं वो ऋण पूंजी है, और जो लोग ऋण पत्रों को खरीदते हैं उन्हें ऋण पत्रधारी कहा जाता है। उन्हें प्रबंध में हिस्सा नहीं मिलता, वो वास्तव में कंपनी के ऋणदाता हैं, कंपनी के स्वामी नहीं हैं। उसके पश्चात अब जो आती हैं वो है इसकी विशेषताएं। पहली जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं वो है ऋण का लिखित प्रमाण। कुल मिला के ये वास्तव में इसकी जो पहली विशेषता है वो ये है कि ये लिखित प्रमाण है ऋण का कि कंपनी ने किसी इन व्यक्तियों से इतनी मात्रा में जो है वो धन उधार लिया है। वास्तव में एक सबूत है ये कि ये ऋण जो है कंपनी ने लिया है। सार्वमुद्रा के अधीन इसे जारी किया जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि हर जो ऋण पत्र है उसके ऊपर कंपनी की कॉमन सील लगी होती है, स्टांप लगी होती है जो ये प्रमाणित करती है कि हां ये ऋण लिया गया है। उसके पश्चात इसकी अवधि को भी इन ऋण पत्रों के ऊपर दर्शाया जाता है, अर्थात ये जो ऋण है ये कितने वर्षों के लिए लिया गया है, 2 वर्षों के लिए लिया है, 5 वर्षों के लिए लिया है या 7 वर्षों के लिए लिया है, उस अवधि का वर्णन भी इसमें किया जाता है। उसके पश्चात जो अगली विशेषता है वो है निश्चित दर से ब्याज। जो ऋण पत्र होते हैं उनके ऊपर एक निश्चित दर से ब्याज का भुगतान किया जाता है। वो 10% भी हो सकता है, 12% या 13% भी हो सकता है, जिसका उल्लेख पहले ही इन ऋण पत्रों में कर दिया जाता है। और ये जो ऋण है इसके ऊपर जो ब्याज चुकाया जाता है वो हर 6 महीने के पश्चात चुकाया जाता है। उसके पश्चात अगली जो विशेषता है वो है सुरक्षित, सिक्योर्ड। कुल मिला के जो ऋण पत्र होते हैं वो वास्तव में सुरक्षित होते हैं, अर्थात जो ऋण पत्र खरीदने वाले हैं उन्हें कंपनी की संपत्तियों पर प्रभार भी प्राप्त होता है। अगर कंपनी अपने कभी इन ऋणों को चुकाने में असमर्थ हो गई तो उन संपत्तियों को बेचकर जो है इनका पैसा चुकाया जाता है। ये जो ऋण है लिया गया है इसे चुकाया जाता है। कुल मिला के जो ऋण पत्र होते हैं वो वास्तव में सुरक्षित भी होते हैं। अगली जो विशेषता आती है वह है ऋण पत्रधारी लेनदार होते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, उन्होंने हमें जो पैसा दिया है वो ऋण के रूप में दिया है, अर्थात अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि वो लेनदार हैं और उन्होंने भविष्य में हमसे ये पैसा लेना है। उसके पश्चात जो अगली विशेषता है वो ये है कि ऋण पत्रों को जो है सम मूल्य पर भी बेचा जा सकता है, प्रीमियम पर भी बेचा जा सकता है और कटौती पर भी इनका निर्गमन किया जा सकता है। अर्थात कंपनी चाहे तो 100 रुपए के ऋण पत्र को 100 में भी बेच सकती है, 100 के बजाय उसे जो है 115
₹15 में भी बेचा जा सकता है, अर्थात उसको प्रीमियम पर भी बेचा जा सकता है, और कंपनी चाहे तो ₹100 के ऋण पत्र को ₹90 में भी बेच सकती है, अर्थात उसको डिस्काउंट पर भी जारी किया जा सकता है। यह कंपनी की परिस्थितियों पर निर्भर करता है, उसके जो लाभ कमाने की क्षमता है उस पर निर्भर करता है कि वो अपने ऋण पत्रों को कितने में बेचेंगे, अर्थात सम मूल्य पर बेचेंगे, यानी जितने का ऋण पत्र है उतने में ही बेचेंगे, उससे ज्यादा में बेचेंगे, या उससे कम में ऋण पत्रों को जारी किया जाएगा। उसके अलावा जो अंतिम इसकी विशेषता आती है वह है कंपनी अपने ऋण पत्रों का क्रय कर सकती है। कुल मिलाके जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि एक तरह से यह ऋण लिया गया है ऋण पत्र बेचकर, तो कंपनी जब मर्जी चाहे, अगर कंपनी के पास सामर्थ्य है, धन उपलब्ध है, तो अपने ऋण पत्रों को ओपन मार्केट से भी खरीद सकती है, अर्थात एक कंपनी जो है अपने ऋण पत्रों का क्रय कर सकती है। तो ये थी इसकी विशेषताएं। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ऋण पत्रों के प्रकार, कितने प्रकार के ऋण पत्र होते हैं। अब हमने ये पढ़ना है टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स के बारे में। तो सबसे पहले आता है सुरक्षित और असुरक्षित ऋण पत्र। इन्हें इंग्लिश में जो है सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स के नाम से पुकारा जाता है। सुरक्षित ऋण पत्र वे ऋण पत्र होते हैं जिनके ऊपर किसी तरह की जमानत जो है कंपनी के द्वारा प्रदान की जाती है, अर्थात किसी ना किसी संपत्ति जो है प्रभार के तौर पे रख दी जाती है। इस प्रकार के ऋण पत्रों को सुरक्षित कहा जाता है क्योंकि इनके डूबने की संभावना नहीं होती। उसके बाद जो आते हैं असुरक्षित ऋण पत्र, वे ऋण पत्र होते हैं जिनके ऊपर कंपनी ने किसी भी तरह का प्रभार के तौर पे कोई भी संपत्ति जो है सुरक्षित नहीं रखी होती है, और इनके ऊपर जो है आमतौर पे ब्याज की दर जो है वो थोड़ी ज्यादा प्रदान की जाती है क्योंकि ये सुरक्षित नहीं होते और इनके डूबने का जो आशंका है वो थोड़ी ज्यादा होती है। उसके पश्चात आते हैं शुद्ध व अशुद्ध ऋण पत्र, जिन्हें इंग्लिश में रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल डिवेंचर्स के नाम से पुकारा जाता है। शुद्ध ऋण पत्र वे ऋण पत्र होते हैं जिनका शोधन या रुपए की वापसी कुछ समय के पश्चात की जा सकती है, अर्थात 4 साल के बाद, 5 साल के बाद कंपनी अपने ऋण पत्रों को वापस ले लेगी और अपना जो पैसा जो उसने ऋण के रूप में हासिल किया था उसको वापस चुका दिया जाएगा। इस प्रकार के ऋण पत्र जो कि एक निश्चित समय के लिए जारी किए जाते हैं उन्हें शुद्ध ऋण पत्र कहा जाता है, और इनका पुनर्भुगतान एक निश्चित अवधि बीतने के बाद कर दिया जाता है। इसीलिए इन्हें रिडीमेबल जो डिवेंचर्स कहा जाता है, शुद्ध ऋण पत्र इन्हें कहा जाता है। उसके पश्चात आते हैं अशुद्ध। ये वे ऋण पत्र होते हैं जिनका शोधन यानी पुनर्भुगतान कंपनी अपने जीवन काल में कभी भी नहीं कर सकती, इसीलिए इन्हें अशुद्ध ऋण पत्रों के नाम से पुकारा जाता है। फिर आते हैं परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील ऋण पत्र। परिवर्तनशील ऋण पत्र वो होते हैं जिन्हें इंग्लिश में कन्वर्टिबल डिवेंचर्स के नाम से पुकारा जाता है। ये वे ऋण पत्र हैं जिन्हें एक निश्चित समय बीतने के पश्चात अन्य प्रकार की प्रतिभूतियों में या अन्य प्रकार के अंशों में या इक्विटी शेयर्स में, प्रेफरेंस शेयर्स में बदला जा सकता है, इसीलिए इन्हें जो है परिवर्तनशील कहा जाता है। जबकि अपरिवर्तनशील वे ऋण पत्र होते हैं जिन्हें अन्य प्रकार की प्रतिभूतियों में, अंशों में बदला नहीं जा सकता। उसके पश्चात आते हैं पंजीकृत व वाहक ऋण पत्र। पंजीकृत को रजिस्टर्ड कहा जाता है। रजिस्टर्ड डिवेंचर्स वे ऋण पत्र होते हैं जिनके स्वामियों के नाम कंपनी के पास पंजीकृत होते हैं, रजिस्टर में दर्ज होते हैं, और जो ब्याज का भुगतान है वो उन्हीं व्यक्तियों को किया जाता है। जबकि जो वाहक ऋण पत्र है वो बियरर डिवेंचर के नाम से हम उसको पुकारते हैं। उसका स्वामी का नाम हमारे पास दर्ज नहीं होता, जिस व्यक्ति के पास वो होते हैं वो वही उनका स्वामी माना जाता है। जैसे राम ने खरीदे तो राम के पास है तो राम स्वामी माना जाएगा, राम ने मोहन को दे दिए तो वो मोहन जो है उनका स्वामी माना जाएगा। तो इनका जो ब्याज चुकाया जाता है वो इनके ऊपर जो साथ में कूपन लगे होते हैं उसके आधार पे जो है जिस व्यक्ति के पास ये ऋण पत्र होते हैं उन्हें ही इसका ब्याज चुकाया जाता है। फिर आते हैं प्रथम व द्वितीय ऋण पत्र। कुल मिलाके इसको फर्स्ट डिवेंचर्स वे डिवेंचर्स होते हैं जिनको पुनर्भुगतान कंपनी के समापन की दशा में सबसे पहले किया जाता है। कुल मिलाके जब कभी भी समापन होगा तो पहले इन ऋण पत्रों का पैसा लौटाया जाएगा, उसके पश्चात जो है वो सेकंड डिवेंचर्स की बारी आएगी, द्वितीय जो ऋण पत्र होंगे उनका नंबर आएगा। कुल मिलाके ये हमने जो अभी पढ़ा इसके प्रकार थे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ डिवेंचर्स, जिसे हम कहते हैं लाभ, ऋण पत्रों के लाभ। तो सबसे पहला जो लाभ आता है आवश्यक कोषों की प्राप्ति। कुल मिलाके
कंपनी को समय समय पर धन की आवश्यकता पड़ती है जो हमें पूरी करनी पड़ती है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, ऋणपत्र बेचकर हम पैसा इकट्ठा कर सकते हैं और जो हमें अपने कोषों की, फंड्स की जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है उस आवश्यकता को हम पूरा कर सकते हैं। बहुत बढ़िया एक तरीका है जिसके द्वारा हमारे जो जरूरतें हैं, जो वित्तीय आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाती हैं। दूसरी जो इसका लाभ आता है वो है प्रबंध में हस्तक्षेप नहीं। जो ऋणपत्र खरीदने वाला है वो ऋणदाता है, वो कंपनी का स्वामी नहीं है, इसीलिए उसे किसी भी प्रकार का प्रबंध में हिस्सा नहीं मिलता, क्योंकि वो स्वामी नहीं है बल्कि वो ऋणदाता है। उसके पश्चात आता है स्थायी ब्याज दर। इसमें कोई शक नहीं है कि एक लाभ जो है ऋणपत्रों का यह है कि स्थायी ब्याज दर होती है। जो हम ऋणपत्र बेचकर पैसा इकट्ठा करते हैं, जैसे हमने अगर 1 करोड़ रुपए इकट्ठा किया है तो उसके ऊपर हमें पहले से ही पता होता है कि 10%, 12% जो है हमने इसके ऊपर ब्याज चुकाना है। उसमें किसी भी तरह की वृद्धि नहीं होती। एक तरह से देखा जाए तो स्थायी ब्याज दर होती है, हर वर्ष हमने उतना ही चुकाना है। उसके पश्चात आता है कोषों की वापसी। रिफंड भी हम जब मर्जी चाहें, जब हमारी वित्तीय आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं उसके पश्चात हम जब मर्जी चाहें इन कोषों को वापस कर सकते हैं, अर्थात अपने ऋणपत्रों को कंपनी वापस ले सकती है और जो लोगों का रुपया जो उधार लिया है वो चुकाया जा सकता है। तो एक तरह से हमें यह तरलता प्रदान करता है, लिक्विडिटी प्रदान करता है कि जब जरूरत पड़ती है तो हम क्या कर सकते हैं, ऋणपत्र बेच सकते हैं। 2 साल के पश्चात अगर हमारी जरूरत पूरी हो गई है तो हम अपने ऋणपत्रों को वापस लेके लोगों के पैसे को वापस लौटा सकते हैं। तो कुल मिलाकर कोषों की वापसी भी की जा सकती है। उसके पश्चात जो आता है अंशधारियों को अधिक लाभांश। इसमें कोई शक नहीं है कि ऋणपत्र बेचकर जो पैसा हम इकट्ठा करते हैं उसके ऊपर जो हम चुकाते हैं वो निश्चित दर से एक ब्याज होता है, जबकि उस कोषों के ऊपर कमाया ज्यादा जाता है और जो ज्यादा कमाई होती है वो कंपनी के स्वामियों को प्राप्त होती है, अंशधारियों को प्राप्त होती है। साधारण से शब्दों में आपको मैं इसको कहूं, इसको समता पर व्यापार भी कहा जाता है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का लाभ भी कंपनी के स्वामियों को मिलता है। ये उस दशा में मिलता है जब कंपनी जो है अंश बेचने के साथ साथ ऋणपत्र भी बेचती है और ऋणपत्रों के ऊपर चुकाया जो है वो कम जाता है, कमाया ज्यादा जाता है, जो बाकी ज्यादा बच जाता है उसे जो है स्वामियों को प्राप्ति उसकी होती है। कुल मिलाके अंशधारियों को अधिक लाभांश भी इन ऋणपत्रों के कारण मिलता है। उसके पश्चात जो हमारा आज का जो अंतिम जो टॉपिक है वो है अंशों और ऋणपत्रों में अंतर। अब हम करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर्स। इनमें क्या क्या अंतर है इसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अंश हैं वो अंश पूंजी का भाग है, जबकि जो ऋणपत्र हैं वो अंश पूंजी का भाग नहीं है, वो एक ऋण पूंजी है, ऋण का भाग है। उसके पश्चात जो दूसरा है, अंश खरीदने वाले अंशधारी कहलाते हैं, शेयर होल्डर उनको कहा जाता है, जबकि जो डिवेंचर खरीदते हैं, ऋणपत्र खरीदने वालों को ऋणपत्रधारी और इंग्लिश में डिवेंचर होल्डर के नाम से उनको पुकारा जाता है। उसके पश्चात जो तीसरा अंतर है, अंश खरीदने वाले जो होते हैं वो कंपनी के स्वामी कहलाते हैं, मालिक कहलाते हैं, जबकि ऋणपत्र खरीदने वाले स्वामी नहीं होते, वे ऋणदाता कहलाते हैं। और अंश खरीदने वालों को जो अंश खरीदने के बदले में जो प्राप्त होता है, जिसको हम प्रत्याय कहते हैं, रिटर्न कहते हैं, वो अंश होते, अंश के ऊपर मिलेगा लाभांश, जबकि ऋणपत्र खरीदने वालों को जो प्राप्त होता है वो लाभांश नहीं होता, उसे ब्याज कहा जाता है। उसके पश्चात जो है अगला जो हमारा अंतर है, अंश कभी भी सुरक्षित नहीं हो सकते, जबकि ऋणपत्र जो हैं सुरक्षित हो सकते हैं। अर्थात कुछ ऋणपत्र ऐसे होते हैं जो जमानत के तौर पे कुछ ना कुछ संपत्ति रखकर जारी किए जाते हैं, जबकि अंश कभी भी सुरक्षित नहीं हो सकते। उसके पश्चात अगला जो हमारा अंतर आता है, अंशों का पुनर्भुगतान नहीं। कंपनी अपने जीवन काल में अंशों का पुनर्भुगतान नहीं कर सकती, जबकि ऋणपत्रों का पुनर्भुगतान एक निश्चित समय बीतने के पश्चात किया जा सकता है। ऋणपत्र जो है 3 साल 4 साल के बाद जो है लौटाए जा सकते हैं, अर्थात अपने ऋणपत्र वापस लेकर जो लोगों से लिया हुआ धन था उसको चुकाया जा सकता है। उसके पश्चात मताधिकार यानी प्रबंध में हिस्सा जो है वो, मताधिकार का मतलब हुआ वोटिंग राइट। जो अंश खरीदते हैं उन्हें वोटिंग राइट मिलता है, वो कंपनी को चलाने में मदद कर सकते हैं, जबकि जो ऋणपत्रधारी हैं उन्हें मताधिकार नहीं मिलता, उन्हें वोटिंग राइट नहीं होता, वो वोट नहीं कर सकते, उन्हें किसी भी तरह से प्रबंध में हिस्सा प्राप्त नहीं होता। कुल मिलाके वो ऋणदाता हैं, कंपनी के स्वामी नहीं हैं। उसके पश्चात जो अगला हमारा अंतर आता है वो है अंश बंधक नहीं हो सकते। कुल मिलाके
जो अंश हैं वो कभी भी जो है बंधक अंश जारी नहीं किए जा सकते, जबकि जो ऋण पत्र हैं वो बंधक हो सकते हैं। कुल मिला के ये अंतर थे। जो अंतिम अंतर हमारे पास आता है वो है पूंजी वापसी। कुल मिला के जब कभी भी कंपनी का समापन होगा तो सबसे पहले ऋण पत्रों का पैसा लौटाया जाएगा, क्योंकि वास्तव में ये ऋण है, इसे चुकाना हमारी दायित्व है। और जो अंश खरीदने वाला जो व्यक्ति है, अंशधारी हैं, वो कंपनी के स्वामी हैं, इसलिए उनका पैसा जो है सबसे अंत में चुकाया जाता है। खासकर जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, जो कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं, उनका पैसा सबसे बाद में जो है लौटाया जाता है। तो ये था बच्चों आज हमने जो पढ़ा, ऋण पत्रों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की, जिसे हम डिवेंचर्स कहते हैं इंग्लिश में। आज हमने इसका अर्थ पढ़ा, इसकी विशेषताएं हमने जानी, उसके बाद इसके प्रकार हमने समझे, और इसके लाभ समझने के बाद अंत में हमने अंश और ऋण पत्रों में अंतर स्पष्ट भी किया।